सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारे ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक है संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति के ऊपर। ये तीसरा ऑनलाइन वीडियो है हमारा, जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने संगमकालीन साहित्य, संगमकाल की शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम संगम काल की आर्थिक और धार्मिक स्थिति के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। संगम काल में आर्थिक दशा के बारे में जानने के लिए हमारे पास काफ़ी सोर्स है। इस काल का तमिल देश आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। कृषि तथा व्यापार वाणिज्य मुख्य रोजगार के साधन, लोगों की आय के साधन थे, जो इनकी समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण थे। कृषि के संबंध में हम देखते हैं दक्षिण भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। कावेरी नदी का डेल्टा अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध था। संगम साहित्य में हमें उस काल में पैदा होने वाली फसलों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें धान, रागी, गन्ना, कटहल, गोल मिर्च, हल्दी आदि प्रमुख फसलें उस समय उत्पन्न होती थी। फलों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता था। साहित्य में, संगम साहित्य में फसल काटने, अनाज सुखाने, गन्ने से शक्कर तैयार करने आदि का वर्णन हमें मिलता है। किसानों को वेलार कहा जाता था और किसानों का जो प्रमुख है वो वेलिर कहलाता था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग लोग कृषि के संबंध में करते थे। कृषि मजदूर जो है वो कड़ेशियर कहलाता था। शासकों ने सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों तथा नहरों का भी निर्माण करवाया। एक प्रकार से हम कहें कि कृषि जो है संगम युगीन जीवन का आधार स्तंभ थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृषि से राज्य को भी अच्छी आय होती थी, यानी कृषि संगम युगीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। कृषि के साथ साथ इस युग में हमें व्यापार, व्यवसाय या उद्योग धंधों के बारे में भी, उद्योग धंधों के विकसित होने के बारे में भी जानकारी मिलती है। वस्त्र उद्योग, विशेष तौर से सूती वस्त्र उद्योग इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूत, रेशम आदि से वस्त्र बनाए जाते थे। चोल राजधानी उदयपुर इस समय सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र था। स्त्रियां सूत काटने का काम करती थी। संगम साहित्य में बताता है कि बैल बूटेदार रेशमी कपड़ों का निर्माण होता था। वस्तुतः इस काल में चोल राज्य की समृद्धि सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही थी। इसके अलावा बर्तन उद्योग, कृषि उपकरणों का उद्योग, हाथी दांत से बनी कलात्मक वस्तुएं और आभूषण उद्योग भी अच्छी अवस्था में था। व्यापार की बात करें तो संगम काल में बाह्य व आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। इस समय दक्षिण भारत का व्यापार पश्चिम में मिस्र तथा अरब देशों, यूनान, मलय द्वीप समूह, चीन, रोम इत्यादि के साथ होता था। काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशम, कीमती रत्न, शंख, नीलम आदि का पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता था। इन वस्तुओं की पश्चिमी देशों में बड़ी मांग थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के साथ हमारा व्यापार अत्यधिक विकसित अवस्था में था। विदेशी व्यापार के माध्यम से तमिल लोगों को भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जो उनकी समृद्धि का कारण था। सीसा, सूरमा, मूंगा, सोना व चांदी आदि का इस समय के लोग आयात करते थे। संगम साहित्य में नमक व्यापारियों का हमें विशेष
उल्लेख मिलता है। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। देश के विभिन्न भागों में बड़े बड़े बाजार लगते थे जहां वस्तुओं की अदला बदली का कार्य हुआ करता था। विविध प्रकार की जड़ी बूटियों, पशुओं, गन्ना, ताड़ी, मछली का तेल, मांस आदि का उल्लेख हमें साहित्य में प्राप्त होता है जिनकी अदला बदली की जाती थी। संगम साहित्य से ये भी पता चलता है कि उस समय के व्यापारी बड़े ईमानदार और सच्चरित्र थे। नैतिकता की बड़ी वैल्यू उस समय थी। व्यापारियों को माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर चुंगी चुकानी पड़ती थी। भार ढोने के लिए गाड़ियों तथा ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार संगमकालीन व्यापार व्यवसाय से तमिल देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध एवं संपन्न बन गया था। इस काल में विदेशी व्यापार के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनमें पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में सालियूर, कोरकाई आदि थे। चोल राज्य के बंदरगाहों में पूहार और उरेयूर थे। टोलमी ने कावेरीपट्टनम को खबेरिश नाम दिया है। तोंडी, मुसरी तथा पूहार में यवन लोग बड़ी संख्या में रहते थे। पूर्व में अरिकमेडू या पांडिचेरी प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से रोम के साथ मुख्यतः व्यापार होता था। कावेरीपट्टनम का नाम पूहार भी था जो कि एक प्रकार से चोल राज्य का बंदरगाह था। बड़ी मात्रा में यहाँ से व्यापार होता था और यहाँ इंद्र की पूजा का महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से होता था। ये कंपटीशन एग्जाम आया हुआ सवाल है, कावेरीपट्टनम में किस देवता के सम्मान में उत्सव होता था। तो पूहार या कावेरीपट्टनम में इंद्र की पूजा का महोत्सव बड़े धूमधाम से होता था। संगम काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मण या वैदिक धर्म का प्रचलन हमें दिखाई देता है। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण में वैदिक संस्कृति ले जाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए आज भी दक्षिण में अगस्त्य ऋषि की पूजा की जाती है। संगम काल के धर्म में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणों ने, जो कि पुरोहित का कार्य करते थे, वहाँ वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाया। राजा तथा कुलीन लोग वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, इसलिए ब्राह्मणों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन में अपना समय व्यतीत करते थे और अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ एक प्रकार से वाद विवाद या शास्त्रार्थ होता था। अन्य धर्मों से तात्पर्य बौद्ध और जैन धर्मों से है, जिसका इस काल में दक्षिण में प्रचार हो चुका था। ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक देवताओं विष्णु, शिव, बलराम, कृष्ण, इंद्र इत्यादि की पूजा उपासना इस समय दक्षिण भारत में की जाती थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था, जिसे बाद में सुब्रमण्यम और सकंद कार्तिकेय के साथ उसका तदर्थ में स्थापित कर दिया गया था। एक प्रकार से हम कहें कि तमिल देश के लोग उत्तर भारत की तरह ही महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों में रुचि रखते थे। शिव द्वारा त्रिपुर राक्षस का वध, विष्णु द्वारा बलि का दमन, वामन अवतार, परशुराम द्वारा माता का सिर काटने की घटना, गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को शाप देने जैसी पौराणिक कथाओं का दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचलन था। कृष्ण की विविध रास लीलाओं से भी लोग इस समय प्रचलित थे। दक्षिण भारत में इस काल के लोग कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। भाग्यवाद में लोगों की आस्था थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म से संबंधित सभी प्रमुख आचार विचार प्रचलित थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ दक्षिण भारत में इस समय बौद्ध तथा जैन धर्म का भी प्रचलन था। इन दोनों धर्मों से संबंधित कई मंदिर तथा विहार हमें प्राप्त होते हैं। अशोक के लेख भी हमें बताते हैं कि उसने तमिल देश में अपने धर्म प्रचारक
भेजे थे। और जैन परंपरा के अनुसार हमें ये पता चलता है कि मैसूर में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, जिसने कि अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार इस संगमकालीन साहित्य से हम उस समय के दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, जनता के विचारों, उनके धार्मिक आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह साहित्य दक्षिण भारत का उस समय का चरित्र चित्रण हमारे सामने शानदार तरीके से, एक अच्छे तरीके से करता है। जैसा कि आज के वीडियो में हमने दक्षिण भारत की संगम युगीन आर्थिक स्थिति के बारे में देखा, कृषि भूमि की बात की, उस समय उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात की, वेलार किसान और कड़ेशियर कृषि श्रमिक होते थे उनकी बात की, कृषि में सिंचाई व्यवस्था की बात की, व्यापार व्यवसाय में सूती वस्त्र उद्योग जिसका कि प्रमुख केंद्र उरेयूर था, हाथी दांती कलात्मक वस्तुएं भी इस काल के प्रमुख व्यवसाय में सम्मिलित थी। व्यापार की दृष्टि से इस समय तमिल देश या दक्षिण भारत काफ़ी संपन्न हमें दिखाई देता है। रोम के साथ व्यापार विशेष तौर से काफ़ी उन्नत अवस्था में था। अरिकमेडु पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम है, शहर में रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न और मनके मिलते हैं। एक मनके के ऊपर तो हमें सम्राट अगस्टस का चित्र भी बना हुआ मिलता है। तो इस प्रकार ईसा की प्रथम 2 शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच गहरे व्यापारिक संबंध होने की जानकारी हमें मिलती है और अरिकमेडु इसका एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यूनान, अरब देश, चीन, मलय द्वीप समूह इत्यादि के साथ भी हमारा व्यापार होता था। हम काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशम, कीमती रत्न संग इत्यादि का निर्यात करते थे। सीसा, सुरमा, मूंगा, सोना, चांदी इत्यादि का हम आयात करते थे। आंतरिक व्यापार विशेष तौर से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कावेरीपत्तनम, सालियूर, कोरकई, उरेयूर, तोंडी, मुसिरी, पुहार कावेरीपत्तनम का ही नाम है, इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे। धार्मिक स्थिति में हम देखते हैं दक्षिण भारत में इसमें ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। विष्णु, शिव, बलराम, कृष्ण की पूजा काफ़ी प्रचलित थी। तमिल देवता मुरुगन का तादात्म्य स्कंद कार्तिकेय से स्थापित किया गया था। लोग कर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और भाग्यवाद के प्रति उनकी आस्था थी। जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रचलन भी हमें इस समय दक्षिण भारत में दिखाई देता है। इस प्रकार ये संगमकालीन साहित्य में जो दक्षिण भारत की संस्कृति का जो हमारा अध्याय है, यह समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।